वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, सरदार मेघराज सिंह जी, वॉइस ऑफ मानवता जीवन की एक सच्ची तस्वीर है, प्यार भरी तस्वीर जो हम सबको जोड़ रही है और जन जन को जोड़ रही है, जो सिर्फ से सिर्फ सच की ताकत पर निर्भर है। मैं कमलजीत सिंह वणजारा, और वणजारा भी गुरु का क्या वणजारा, क्योंकि गुरु नानक साहब ने बंजारों को बहुत पावर दी है बाणी द्वारा भी। वाह वाह, क्या गुरु बात। नानक देव जी ने कहा, मैं बंजारन राम की तेरा नाम वखर वापा जी, क्योंकि सारा संसार ही वणजारा है, लेकिन हम अपने आप को वणजारा कहते हो शर्म महसूस करते हैं। पूरा गुरु नानक ने तो पूरे संसार को वणजारा बताया, मुसाफिर बताया है, वणज करने वाला, क्या वणज करने के लिए आया। और सरदार मेघराज सिंह जी, जिनका उपराला बहुत अच्छा उपराला और बहुत प्यारा उपराला जो हम सबको जोड़ रहा है। आज वो महान हस्ती, वो महान पुरुष जिनके बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं है, और हम आज सर सेतुराम, जो एक महान पुरुष हुए हैं भारत में, उनके बारे में सारे बैठ के बात करेंगे और उनके जन्म दिवस पर बातें करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब, भाई गुरमीत सिंह जी गरीब, और भाई साहब भाई अवतार सिंह जी हीरा। आओ सब बातें करें और उन महान पुरुषों के बारे में लोगों को बताएं कि वो कितनी महान हस्ती, और इन लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें कभी आगे आने नहीं दिया, क्योंकि ये अपना नाम करते हैं, ऐसे महान पुरुषों का नाम नहीं करते। उजाला पाएंगे भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी गरीब। हाँ जी गरीब साहब। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह जी। बहुत अच्छा उपराला सरदार मेघराज सिंह जी और ज्ञानी कमलजीत सिंह जी वणजारा। तो उन्होंने पहले ही वैसे उस अखर की खोल के व्याख्या कर दी है। सो बहुत अच्छा उपराला इन्होंने किया है गुरमुख प्यारियां ने, जिदे विच भाई साहब अगर हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा होगा। हाँ जी, मैं कोशिश कर, हाँ जी, आदत तो मजबूर थोड़ा जा तो मैं कोशिश कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जितना भी आज किसानों के बारे में बोला जाए उतना कम है, क्योंकि किसान का जो काम है सबसे हार्ड और सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल जी। जैसे एक दिन पहले भी मैंने जिक्र किया था कि अगर और कोई भी काम कर लो आप, वहां पे आपको कोई ना कोई साधन आपके सेहत के, आपके शरीर के लिए सुख के साधन वहां पर हो सकते हैं। अगर आप फैक्ट्री में भी काम करते हैं, वहां पर कोई आपके लिए कोई गर्मियों में पंखा, कूलर या एसी का प्रबंध होता है। अगर सर्दियों में आप काम कर रहे हो तो सर्दियों में आपके लिए कोई ना कोई साधन, कोई हीटर लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो कोई ना कोई साधन कर लेते हैं आप। बिल्कुल। एक किसान का ही एक काम ऐसा है, क्योंकि वो चलता फिरता है खेत में, ना वो पंखा लगा सकता है चलता फिरता बेचारा, ना वो कूलर लगा सकता है, ना वो एसी लगा सकता है, ना वो हीटर लगा सकता है। उसके लिए तो जो परमात्मा की दी हुई हवा है वो ही पंखा है, और वह ही उनके लिए कूलर और एसी है। जब भी वो तंदुरुस्त है,
अभी वो तंदुरुस्त है और कभी वो रोशनी प्रकट करता है कि हाँ भाई मैं इतनी गर्मी में काम कर रहा हूँ, इतनी ठंड में काम कर रहा हूँ। ठंडे पानी में जो पो माह की सर्दी होती है उसमें भी वो ठंडे पानी में ऐसे खड़ा होता है कि उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तब भी वो काम करता है जी। पर अफसोस की बात यह है कि कभी उसके बारे में कभी भी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा है कि अभी हमारे लिए कर रहा है। ठीक है, हम ये कहते हैं, कई कई नेता मैंने सुने, एक वीडियो को उनकी सुनिए, नहीं जो आप उनको अन्नदाता कैसे कहते हैं, उनको हम पैसे देते हैं तो वो अनाज देते हैं। अगर हम आपको भाई पैसे देते हैं, आप हमें अनाज पैदा करके दे दो, जो ऐसे बोलते हैं हम सही आपको बात। पैसे देते हैं, उन किसानों को जितने आप देते हो हम आपको डबल दे देते हैं उनसे, आप पैदा करके दे दो। फिर आप एसी रूम में क्यों बैठे हो, इतनी बातें कर रहे हो, तो आपको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि अभी हम एसी रूम में बैठे हैं और हम ठीक है दुकान से आटा ले आते हैं, दाल ले आते हैं, सब सब्जियां ले आते हैं, पर कभी ये तो सोचो ये कहाँ से आई और उनको क्या मिला है जिन्होंने ये पैदा करके हमें दी है। तो कभी नहीं हमने इस बारे में सोचने की कोशिश की है। तो आज बहुत अच्छा विषय रखा है चैनल ने, वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, क्योंकि जिसका नाम ही मानवता चैनल है तो वो बात मानवता की करते हैं। और जो भी इस पे वक्ता आते हैं, जो श्रोते आते हैं, वो सारे ही सूझवान होते हैं। और आज हिंदुस्तान का कई क्या पूरी दुनिया का इंसान जिसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत है, वो किसान के दुख दर्द को इसको समझते हुए वो किसान के बारे में, किसान के हक में बात करे। इवन के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे हैं, वो सारे ही किसान के बारे में बात करें, क्योंकि उनको इस बात की समझ आ चुकी है। आज वो टाइम नहीं रहा कि जैसे पहले आप उनको अनपढ़ लोग थे बेचारे, उनको पुरसा देते थे, जितने भी पॉलिटिक्स लोग थे, आज वो टाइम नहीं रहा। आज हर इंसान, हर बच्चा ये समझता है कि हमारे लिए कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। तो इस करके मैं कमलजीत सिंह जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे जो बाबूजी भी आए हैं लाइव हो रहे हैं और हीरा जी भी आए हैं, सो उनको टाइम दीजिए बारी बारी, हम सारे टाइम, क्योंकि अच्छा नहीं लगता अगर मैं ही सारा मैं बता देता हूँ जो आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं उन महान पुरुषों का, जिन्होंने हाँ जी मैं आगे बड़ा जाऊंगा। आंदोलन में, मतलब बहुत बड़ा उन्होंने, जैसे आज आंदोलन हो रहा है, उन्होंने वो भी किसान के साथ ऐसे खड़े हुए थे कभी। छोटू राम सर जिनको बोलते हैं, सर छोटू राम ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के एक प्रमुख राजनेता थे, जो स्वतंत्र भारत के एक विचारक थे। उन्होंने भारतीय महाद्वीप के गरीबों के हित में काम किया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें 1937 में नाइट की उपाधि दी गई। जन्म की तारीख समय 24 नवंबर 1881, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा। पूरा नाम छोटू राम, दल यूनियनिस्ट पार्टी। छोटू राम जी का जन्म रोहतक के छोटे से गांव गढ़ी सांपला में बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। झज्जर उस समय रोहतक जिले का ही अंग था। छोटू राम का असली नाम राय रिछपाल था। रिछपाल, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वे अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इसलिए सारे परिवार लोग उनको छोटू राम कहके, यानी छोटू छोटू कहके पुकारते थे। कहते, हाँ बिल्कुल नाम ऐसे छोटू पड़ गया। ऐसे स्कूल के रजिस्टर में भी ऐसे, इनका नाम छोटू राम लिखा दिया गया और ये महापुरुष छोटू राम के नाम से विख्यात हुए। हाँ जी। उनके दादाजी राम रतन के पास 10 एकड़ बंजर व बारानी जमीन थी। छोटू राम जी के पिता श्री सुखी राम कर्ज और मुकदमों में बुरी तरह फंसे हुए थे। छोटू राम की स्मृति में भारत के डाक विभाग द्वारा 1995 में जारी किया गया एक डाक टिकट भी है। तो हम आज उन महान पुरुषों के, क्योंकि इतिहास को छुपाया गया है, जो ऐसे ऐसे अच्छे इंसान आए हैं। और ये मानवता चैनल जो है, वॉइस ऑफ मानवता, ये इसीलिए है कि मतलब हम जो जिस धर्म के भी महान पुरुष हुए हैं उनके बारे में जन जन तक बात पहुंचाए, यही हमारा मेन इरादा है और यही हमारा इसका जो चैनल है इसका लक्ष्य है। तो हम भाई अमरीक सिंह हीरा जी से बात करेंगे। हाँ जी हीरा जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। बिल्कुल ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੂਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੇ, ਸੰਸਾਰ ਬਦਲੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। एक मिनट हाँ जी हाँ जी ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਵਾਲਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਛਕਣੇ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪੂਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। वाह ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰ ਅਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥੀਂ ਕੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। जी ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਉਹੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੀਜ ਉਗਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਅੰਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਵੀ ਆਖਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਖਰੀਦੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੁੱਖ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਥੋੜੀ ਖਾਓਗੇ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲकुल नहीं। बहुत अच्छी बात ਤੁਸੀਂ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ। बिल्कुल ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। वाह जी वाह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ
हाँ जी, ਇਹਨਾਂ बहुत अच्छी ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ विचार। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। हाँ जी, आप जी कोल फिर आंदे आ भाई अवतार सिंह जी। हाँ जी भाई हाँ जी। मोती सिंह जी, आप जी, क्योंकि अपने को टाइम थोड़ा है, सिर्फ 40 कोई गल मिनट है, नहीं, 40 मिनट का कोई गल प्रोग्राम नहीं, है, ते कोई ਆਪਾਂ गल थोड़े 2 मिनट। हाँ जी, हम मोती सिंह जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह जी। प्लीज वाहिगुरु जी का हिंदी में खालसा बोलना, वाहिगुरु हिंदी जी में। की फतेह जी। वाहिगुरु जी। खालसा वाहिगुरु। तो आज मतलब किसानों के बारे में गल कर रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी किसानी मोर्चे के बारे में ना। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। सर आज छोटू राम छोटू जी। राम जी के जो किसानों के बहुत हित में रहे, उन्होंने ये हाँ जी। उनका, उनके बारे में, उनका जन्मदिन है, उसके अच्छा बारे जी। में आज। हाँ जी, ठीक है जी। बोलो, आप बोलो मोती सिंह जी। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा भाजी, जेडे के अपना 3 कानून जो बनाए थे रद्द करने चाहिए, ठीक नहीं है। अच्छा, आज जेडे अभी तो इस चीज का मतलब मालूम नहीं चलेगा, लेकिन आज से 4-5 साल के बाद जाके जो अनाज स्कूलों में या राशन कार्ड पे गरीब जनता की मिलता है ना, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। उसका पैकेट मेन रीजन क्या होगा कि सारा भंडार उनके मतलब गोदामों में चल जाएगा, जी जी, अनाज नहीं होगा पीछे से। अच्छा, जो अनाज आज गरीब जनता को 2 रुपए किलो या 10 रुपए किलो मिल रहा, अच्छा उस अनाज को सरकार मतलब 80-90 रुपए किलो लेकर नहीं देगी गरीब जनता को। आप पैकेट में बंद कर देंगे उसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, ये कानून ठीक नहीं है, रद्द किए जाएं, ताकि सभी जनता को, आम जनता को, आम किसान को, सभी को इस चीज का फायदा हो बाद में। ठीक है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी। हाँ जी, आपकी बात दोबारा फिर आती है, अब वो जाते हैं। कमल सिंह जी, ये प्रोग्राम आप लंबा कर सकते, कोई बात नहीं, वो दूसरे प्रोग्राम नहीं हो पा रहे, नेट की प्रॉब्लम आ रही है। ओके सर जी, ओके ओके। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक काशिफ सर जी। हाँ जी, आप बोलिए सर। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वालेकुम सलाम। मेराज साहब ने मुझे कुछ देर पहले बताया कि सर छोटू राम साहब के ऊपर ये एक, कि वो एक किसान थे और किसानों में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया, कुर्बानियां दी। यस सर। ये असल एक मुद्दा सर एक ये है कि इस देश में आज हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो ये कहते हैं कि ये लोग आंदोलन जीवी हैं, इनकी जीवन यापन जो है, इनकी जिंदगी जो है ये आंदोलन से चल रही है। तो आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री, जो लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए कहते हैं कि ये लोग अपने मतलब जिंदगी जीने के लिए आश्रित हो रहे हैं इस पे आंदोलन पे। सर बड़ी जी, शर्म की बात है। कभी कभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ठीक दिख रहे हैं, क्योंकि पैसा है ना, शोहरत है, लेकिन वो मानसिक तौर पे बीमार हो चुके हैं। बीमार हो चुके हैं, बिल्कुल मैं बोलने वाला था ये बात आपको। इसके पहले सर हम लोगों ने CA/NRC का जो पूरा एक आंदोलन पूरे देश में किया, उसमें सिख भाइयों ने बहुत समर्थन किया। मैं जमशेदपुर में रहता हूँ और मेघराज साहब से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ, और हम लोग इस देश में हमने कोशिश ये है कि ST SC OBC और माइनॉरिटीज का जो आंदोलन चल रहा है, खासकर मेरा अपना ये मानना है कि इस देश में जब तक सिख और मुसलमान एक नहीं होंगे, जब तक इस देश में कोई भी आंदोलन, और ये देश को जिस तरह से गर्क में डाल रहे हैं ये लोग और फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, जब तक मुसलमान और सिख इस देश में आंदोलन करने के लिए सड़क पे नहीं आएगा, कोई और शक्ति इस देश को बचा नहीं सकती। मेरा अपना ये मानना है। और मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ सर यहाँ पर कि मुसलमान और सिखों को जोड़ा जाए, एक साथ जोड़ा जाए, अब पूरे देश में एक शक्ति का निर्माण किया जाए, क्योंकि दो ऐसी कौम है जो लोग ईमानदारी से इस देश पे काम कर रहे हैं। और जी बोलिए सर, आपकी आवाज कट गई, मेरे ख्याल को प्रॉब्लम आ गई, रेंज की प्रॉब्लम, नेटवर्क की। हाँ जी सर, आपके पास बाद में आते हैं। चलो आप हाँ जी, मनोरमा जी चावरे जी। चवारे, मनोरमा चवारे। स्वागत है जी, चवारे जी। ये सब बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान और सिख एक होंगे। जी
लेकिन जो मोमेडियन है आज के पहले सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देती है। आज हम सबको तो एक होना जरूरी है। बिल्कुल, सबको सबको चाहे एक उसमें आदिवासी उसमें ऐसा है मैडम, हम तो ये कहते हैं इंसान एक होना चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी भी कौम से रखता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी है, सबसे पहले इंसान है हम। तो सबको हम, हमारी सोच, कई हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो आज किसानों का साथ दे रहे हैं, और किसान इंसान है, इंसानियत है उनके अंदर, सब एक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ना कोई हिंदू है, मुसलमान है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है। हाँ जी, हम इंसान है, सब एक ही हैं। इंसान है, ठीक है। पैदा हुए तो जाति लेके पैदा नहीं हुए। नहीं बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल है, ठीक है, ठीक कह रहे हो। ऊपर से किसान है तो हम खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पैसा उगा के खाएंगे क्या हम? नहीं, पैसा नहीं खा सकता किसान कोई। जी, किसान मेहनत करता है, इसलिए आप बैठ के खा रहे हो, बिल्कुल। मैं भी खा रही हूँ और आगे पीढ़ी भी खाएंगी। किसानों के साथ हम सब मिलके ये जात विवाद छोड़ के, मुझे तो कुछ भी नहीं आता इन सब चीजों में, लेकिन इतना सा तो है, इतनी सी थोड़ी सी अक्ल है मुझे, मैं तो इतना बोल सकती हूँ, किसान मैडम जी- रहेगा तो हम रहेंगे। मैडम जी, जो हमारे भारत में लड़ाई है वो है ही जात पर। आज जो हमारे अंदर भ्रम पाया हुआ है, जात करके ही हमको एक दूसरे से तोड़ा हुआ है। जात करके नहीं तो हम इंसान हैं। ये जाते तो बाद में हमने खुद बनाई हैं, बाकी हम इंसान हैं, और हम इंसान बन जाएं, अब यही बहुत बड़ी बात है। तो ये इंसान, जो लोग ये इंसान की बातें नहीं समझते, उनको अक्ल नहीं आती ना कि अगर इंसान और जाति विवाद में अगर जकड़े रहेंगे ना तो और आगे और मर जाएंगे, वही गुलामी के दिन आ जाएंगे। इसीलिए गुलामी कभी भारत से जा नहीं सकती जब तक हम इस चीज से बाहर में। आज जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने सबको इकट्ठा किया है। जो पंजाब से क्रांति शुरू हुई है, पंजाब ने क्रांति शुरू की है क्योंकि वहां पे जागृति है, उन्होंने जागृति शुरू की, तो आज सारी स्टेटें और लोगों को पता भी चल गया है कि पंजाबी लोग, सरदार लोग एक कितने सब धर्मों को एक करना चाहते हैं, ये अलग नहीं करना चाहते। क्योंकि गुरबानी कहती है अव्वल अल्लाह, क्योंकि उसमें सारे हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, उसमें ये नहीं भाई खाली उन्होंने मुसलमानों की बात की या हिंदुओं की बात की, उन्होंने मानवता की बात की गुरबानी ने। और चाहे आप रामायण लगाओ, चाहे आप गीता लगाओ, कुरान देखो आप, सब चाहे बाइबल है, वो हमको एकता सिखाती है, और हम उस परमात्मा की अंश हैं, उसकी अंश बने। हमने जो जातिवाद में अपने देश को भिगो दिया है ना, ये आज जो हमको मार पड़ रही है, ये इसी करके, क्योंकि हम इन लोगों के पीछे चलते हैं। हम जो ब्राह्मणवाद है उसने हमको पखंड में डाल के और हमको तोड़ दिया है, जोड़ा नहीं। पंडित ने, मौलवी ने कभी हमको सीधा रास्ता बताया ही नहीं कि सीधा रास्ता क्या है, उन्होंने हमेशा हमको एक गलत उसमें जोड़ के रखा है। हाँ जी, तो वो तो यही चाहते हैं ना कि हम एक दूसरे से यानी लड़ते रहें, जात विवाद में पड़ते रहें। ये मोमेडियन है, ये उसको मानेगा, ये मनुवादी लोगों का ही तो फंटा है, नहीं है? तो हम लोगों के इस सरकारें भी वोट जो मांगती है, इसी नाम हम खुश होते हैं, हम खुश होते हैं। सरकारें हमको जब बांटती है ना, हम कहते हैं हमको ज्यादा, मतलब प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया है, हमारी बिरादरी को ज्यादा सम्मान दिया है। अब हिंदू आज कह रहे हैं हमको हिंदुत्व चाहिए। अरे भाई, तुम्हारा जब नाम ही हिंदुस्तान है, तुमको कौन सा हिंदुत्व चाहिए भाई? आप बताओ, ये बेवकूफ प्रणाली है तो क्या है? इस देश में हर एक के खून से लिखा गया है, ये भारत जो लिखा गया ना, ये हर एक के, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सब सारे बीच में है, सबकी शहीदियां हैं। कोई एक हिंदू ने उसको भारत नहीं बनाया, ये सारी जातियों ने इकट्ठे होके अपना खून से सींचा है भारत। ये जो आज बातें कर रहे हैं, ये गुजराती जो कुर्सी में बैठे हैं, इनका कोई भी आप इतिहास पढ़ के देखो, 250-300 साल से पहले अब का इनका कोई बलिदान नहीं है, इनका कोई हाथ नहीं है। ये सिर्फ नेकर पाके आज हर बंदे को पागल बना रहे हैं, घर घर में लड़ाई भेज रहे हैं। तो हम आपके पास आते हैं। हाँ जी, हमारे साथ जी जुड़े हैं सिमी दुग्गल जी। हाँ जी, हाँ जी, सभी को जय भीम। हाँ जी, आज छोटू राम जी का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसके बारे में कोई आप, मतलब है ना? हाँ जी, बिल्कुल। मैं एक्चुअली छोटू राम जी के बारे में जब हम किसानी आंदोलन को सुनते हैं या फिर टीवी में देखते हैं तो उनका जिक्र होता है। बिल्कुल। तो पंजाब में जैसे क्योंकि पंजाब में
मुझे पहले छोटू राम जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब जब बार बार जिक्र हो रहा था तो मुझे लगा कि इनके बारे में कुछ हमें जानना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो तब मुझे पता चला कि छोटू राम जी कितनी बड़ी एक शख्सियत थे। और ये जो जितने भी महान आदमी होते हैं ना, या महान महापुरुष होते हैं, या समाज सुधारक होते हैं जिन्होंने समाज को कुछ देन दी है, उनका कभी भी उनको एक धर्म जाति में नहीं बांधना चाहिए। उनका जो रोल होता है, जो उनका जीवन होता है, वो निम्न से लेकर ऊंचे वर्ग तक एक सबको एक हक की लड़ाई देने में, हक की लड़ाई लड़ने में वो हमेशा साथ देते हैं। उनका ये नहीं होता कि वो एक किसी ग्रुप के साथ बंधे रहते हैं। तो मैं छोटू राम जी के बारे में पढ़ रही थी। उन्होंने जब स्कूल में जाना शुरू किया तो उन्होंने बाद में आगे पढ़ना चाहते थे, तो जब उनके पिताजी जो है वो शाहूकार के पास कुछ पैसे की हेल्प लेने गए, तो शाहूकार ने कहा कि आप पढ़कर क्या करोगे, आप मेरा जो पंखा है वो झूलो यहाँ पे। तो वो सारी चीजें उनको लगा कि ये जो चीजें हैं एक वर्ग के लिए, उनके लिए ये कैसे सोचा जा सकता है कि ये सिर्फ यही काम करेंगे। उनको इस चीज का दुख हुआ। तभी जब उन्होंने किसी चाचा की मेरा ख्याल हेल्प से हॉस्टल में गए, तो उन्होंने फर्स्ट आंदोलन अपना हॉस्टल में किया। वहां पे उन्होंने आवाज उठाई कि यहाँ पे साफ सफाई का काम होना चाहिए और अच्छा खाना मिलना चाहिए हॉस्टल में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक इंसान के विचार जो क्रांतिकारी विचार होते हैं ना, तो वो जहां जहां पे भी जाता है, जहां पे भी उसको लगता है कि ये गलत हो रहा है, वो अपनी आवाज उठाता है। तो उनके विचार किसी भी एक कार्य में बंद कर नहीं रह जाते। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने किसानों का दर्द समझा, उन्होंने वकालत की, किसानों का दर्द समझा और ये सोचा कि ये जो लोग हैं ये हमेशा दूसरों की दया पर जीते हैं। कभी कर्जे की दया पे, कभी इनको प्राकृतिक मार पड़ती है, प्रकृति पर निर्भर है। अगर अच्छी बारिश हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो सारा खत्म, है ना। तो उन्होंने बहुत सारी देन दी इस समाज को, किसानी को। उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम किया। उन्होंने ये जो मेरा ख्याल है भाखड़ा डैम है उसकी नींव रखी। उन्होंने सोचा कि ये जो डैम है, ताकि हमारी कृषि सिर्फ प्रकृति पर ही निर्भर ना रहे। और दूसरी, ये जो आज हम लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं, उन्होंने उस टाइम वो रखी, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेजी सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत कम दाम पे वो जो अनाज खरीदने को कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इतने सस्ते दाम पे अनाज नहीं बेचेंगे सरकार को। तो सरकार को उनका जो हट है वो माननी पड़ी, क्योंकि वो इतने प्रभावशाली नेता थे कि लोग उनकी बात सुनते थे, उनके क्रांतिकारी विचारों को अपनाते थे। तो उन्होंने यही सोचा कि अगर ये आज मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आज अब ये चीजें हम लोग रोज तो सुनते रहते हैं, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि जैसे जियो आया था, वो हमें सस्ता मिलने लगा और सब लोग जियो की तरफ चल पड़े, और बाद में सारी बाकी कंपनियां खत्म हो गई, बीएसएनएल वगैरह खत्म हो गए। तो अब जियो की मर्जी है कि वो हमें कितना महंगा लगाए, हमें, हमारे पास दूसरी कोई भी रह ही नहीं गया, कोई भी दूसरा चीज नहीं रह गई कि हम उसको अपनाएं, है ना। दूसरी कोई कंपनी नहीं है जहां से हम खरीद सके। तो इसी तरह जो किसानों का मसला है वो बहुत ही, और मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि हम लोगों को ये कानून समझ आ गए, इससे पहले कि ये एक कह लो कि लागू हो जाते। क्योंकि जिस दौरान, जिस इमरजेंसी में ये कानून लाए गए, अगर हमें समझ ही ना आता तो वो लागू हो जाते तो बहुत बड़ा नुकसान था। हम लोगों को ये कानून समझ आ गए, और ये कानून जो है वो सिर्फ किसानों के लिए बुरे नहीं है, ये कानून समाज के हर उस बंदे के लिए उसको प्रभावित करेंगे, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे। जो भी बंदा रोटी खाता है, जिसके घर में भी अनाज आता है, जिसने भी अपने बच्चों का पेट भरना है, तो इसके लिए सिर्फ वही नहीं है कि हाँ कुछ अमीर लोगों को इस चीज का नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन पूरी जो जनता है जो हमारे देश में, जैसे अभी आपने मेरे से पहले प्रवक्ता ने बोला कि बच्चों को देखो
जो आज फ्री अनाज मिलता है स्कूल में या फिर गरीब लोगों को मिलता है, अगर सरकार हमारे से खरीदेगी नहीं किसानों से, तो वो कहाँ से मिलेगा? अब प्राइवेट वाले कोई भी बताओ, एक भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट बताओ जो गरीबों को कुछ फ्री देता हो, कभी भी नहीं देंगे वो। तो आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको वो उसी पे निर्भर हैं, जिनको 5 किलो 10 किलो चावल मिल गया या अनाज मिल गया, वो उसी पर निर्भर है। तो अगर ये सरकार ने, और एक खेती ही एक ऐसा मसला है जो सरकार की जो अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, बाकी हर चीज देखो इन्होंने प्राइवेट कर दी, और सिर्फ यही एक क्षेत्र था जिसको ये प्राइवेट नहीं कर पाए, और ये कानून लेकर आए कि अब इसको प्राइवेट कर दो तो फिर सब कुछ खत्म, फिर तो कुछ भी हमारे हाथ में है ही नहीं। तो इसके लिए मैं यही सोचती हूँ कि हम लोगों को सभी को इकट्ठा होना हुए हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और सभी धर्मों से, सभी जातियों से ऊपर उठकर मजदूरों की बात, किसानों की बात, ये सिर्फ मजदूरों का, किसानों का आंदोलन ही नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जिसने भी अपने घर में खाना पकाना है। तो छोटू राम जी को मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी उनकी देन थी। हाँ जी, आपकी बहुत अच्छी विचार हो, आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब छोटू राम जी के जो महापुरुष हुए हैं, क्योंकि हर एक को पता भी नहीं है उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझको खुद नहीं पता था। मैंने जब थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा तो इतना अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे इंसान हमारे देश में हुए, लेकिन इन सरकारों ने उनको एकदम छोटा सा रूप देके और एक तरफ रख दिया बस। हाँ जी, उनका प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रचार जो है वो सरकारों को जो एक बड़ा उद्योग जगत है ना, उनके विचार उनके लिए घातक हैं, क्योंकि एक मजदूरों को अपने हक समझ आ जाएंगे तो वो क्यों चाहेंगे कि दूसरे बंदा जागृत हो अपने हकों के लिए। अब जैसे हमारे मेघराज सिंह जी ने अब ये आंदोलन, ये भी आंदोलन है, मानवता के साथ में जुड़ना और सबको एक सच का शीशा मतलब आईना दिखाना, ये भी आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है। तो ऐसे ऐसे आंदोलन चलते रहे तो आज जो सरकार है ना, अब सरकार डर गई है हर तरफ से, क्योंकि उनको पता चल गया, लोग जाग गए हैं, जागृति आ गई है। अब कुछ सिस्टम, शायद मैं ऐसी बात सोचता हूँ कि काश ये आंदोलन आज से 50-60 साल पहले आ जाता तो शायद हमको आज अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बैठने की जरूरत नहीं थी। सही बात है, क्योंकि हमारा देश 1917 में हमारा जो रुपया था उसके डॉलर के 17 रुपए मिलते थे। बिल्कुल, सोने की चिड़िया इसलिए बोलते थे, वो बहुत ऊंचा था। लेकिन इन नेताओं ने, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने हमारे देश को खा लिया, उन्होंने अपने घर भरे हैं, उन्होंने आज तक किसानों को हक वाकई मिला ही नहीं। हम खुद गांव में रहते थे, हमने खुद देखा है कि किसानों की हालत क्या होती, इतनी मेहनत करते थे फिर भी उनके घर में अनाज रोटी खाने को नहीं होती थी, क्योंकि जितना पैसा लगाते थे, कभी नदी बहा के ले जाती थी, कभी बारिश, कभी तूफान आ जाते थे, उनके घर में कुछ आता है कुछ नहीं था। बिल्कुल, उनको कभी हक मिला ही नहीं। और बहुत अच्छा है कि आज हमारे भारत की जनता जागी है, चलो 70% ही जागी है, बहुत बड़ी बात है। अब जीत किसान की होगी, चाहे ये सरकार कितना भी जोर लगा ले और एक कितनी भी धमकी दे, लेकिन अब ये सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि इनकी चोरी अब सरेआम हर एक के सामने है, हर एक इंसान के सामने। हाँ जी बोलो। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती थी कि आज तक हमें पता ही नहीं था कि ऑर्डिनेंस होते क्या हैं। वो क्योंकि एक ऐसा लगता है कि बहुत भारी शब्द है ऑर्डिनेंस, और हमारा कुछ इससे लेना देना नहीं है, या फिर ये एक कह लो कि एक वकील की भाषा है। तो हम लोग, ऑर्डिनेंस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी मतलब बहुत जरूरी कानून है और उसको उसी टाइम इमरजेंसी में लागू करना ही है। हाँ जी, तो ये जो चोर दरवाजे से ये जो कानून लाए गए, तो उससे वो शक और भी गहरा होता है कि एक ऑर्डिनेंस कोरोना, अगर सरकार कहती है कि कोरोना के दौरान आपका इकट्ठे होना मना है, आप आंदोलन नहीं कर सकते, ये शुरू में ये जो इन्होंने कहा इस चीज को स्टॉप करने के लिए, तो बात यही है कि एक ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या पड़ गई, इतनी क्या इमरजेंसी थी कि वो कोरोना काल में ही लेकर आने थे, बिना किसी डिस्कशन के, बिना उसको संसद में डिस्कस किए हुए, बिना उसके अप्रूवल के लिए आप इतने बड़े बड़े कानून लेकर आ गए। तो ये अच्छी बात है कि हमें समझ आ गया जी, बहुत अच्छे। हाँ जी सर जी, आसिफ सर जी, आपकी बात बीच में रह गई थी, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ जी, आप बोलिए। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था फोन। जैसे कि मैडम ने अभी कई सारी बातें जो वजाहत की है ना, मैडम ने बहुत खुल के बात की है छोटू राम साहब के बारे में या फिर आंदोलन के बारे में।
मैं जी। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में अभी जियो मार्ट, आपने सुना होगा, जियो मार्ट ऑनलाइन शॉपिंग पूरा कर रहा है वो। हाँ जी। तो जी। जमशेदपुर में कल हमारे शहर में कल 3 दिनों से बैठक चल रही है। यहाँ के जो छोटे कारोबारी हैं, तकरीबन 12-13 हजार लोगों ने बैठक की है, और उन्होंने सब ने कहा कि जियो मार्ट आज हमें लाके दुकान में माल दे रहा है हमें, और वो इतने सस्ते में माल दे रहा है कि मंडी से भी कम में हमें माल देना शुरू कर दिया है। ये जमशेदपुर का हाँ वाकया मैं बता रहा हूँ आपको। जी। तो आप सोचिए कि जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ और ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके पहले ये सारी चीजें होना शुरू हो गई है इस देश में। तो या आने वाला वक्त जो है ना, ये बहुत खतरनाक होने वाला है पूरे भारतीयों के लिए। या बिल्कुल बिल्कुल तो जी। और जैसे मैडम ने कहा ना कि बहुत अच्छी बात है कि लोग जागृत हो गए हैं और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये बहुत मतलब खुशनसीबी हमारी है कि सही टाइम पे पंजाब के लोगों ने जगा दिया है पूरे देश को। तो मुबारकबाद है आप लोगों को कि आपने पूरे देश को जगाया है इसमें। और लोग हिम्मत से लड़ रहे हैं। हम लोग भी अभी दिल्ली गए, वहां भी हम लोगों ने सिंघू बॉर्डर पे 10-12 दिन गुजारा, वापस हम लोग आए वहां से। तो हमने एक बहुत जबरदस्त माहौल देखा है वहां पर। मतलब ऐसा लग रहा था कि देश बदलने वाला है अब। और मैं जी दुआ बिल्कुल करता बिल्कुल हूँ अल्लाह से कि देश बदल जाए। मतलब जो चीजें इस देश में हो रही कितने 5-6-7 सालों से, तो बस सिर्फ दुआ है वाहिगुरु से कि देश बदल जाए अब। मतलब ऐसी शक्ति लग रही है कि अब देश बदल सकता है। मतलब ये नहीं जो बदलेगा बदलेगा। अंधक अब सोने की चिड़िया नहीं, अब सोने का बाज बनेगा, जिसको कोई फिर ऐसे ऐसे नेता दबोच नहीं पाएंगे। चिड़िया को तो दबोच लिया ना इन्होंने, अपनी मुट्ठी में कर लिया बिल्कुल चिड़िया को। बिल्कुल। जब तो बाज आप का देखिए, पंजा जो होता है बड़ा मजबूत होता है। अब ये जो हाँ, किसान बिल्कुल आंदोलन है, ये हमारे लिए बाज है। बिल्कुल इसका जो बिल्कुल बहुत अच्छा। शिकंजा है वो सख्त है। बिल्कुल। तो तो आपके आप हाँ जी, बहुत मतलब अच्छी सोच। पूरे पूरे आपके पूरे पास आते देश हैं में हाँ जी, सरदार गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, बहुत अच्छे विचार हैं सभी के। हाँ और जी सबको ही इस बात का पता लग रहा है। और अभी अभी कह रहे थे हम भी, बहुत अच्छा हुआ कि हमें जाग पड़े किसान। तो मैं इस बात को ये कहता हूं कि अभी सबसे बड़ा, जब कोई भी, जैसे अभी अभी आज हम छोटू राम जी का जन्मदिन मना रहे हैं, उनके आगे एक अक्षर लिखा है सर। या हिंदी में हम उनको साहिब बोलते हैं। साहब, अगर कोई भी कुर्सी पे बैठा हो उसको साहब बोलते हैं। सर हाँ जी आपने सभी ने नोट किया होगा, कभी किसी किसान को साहब नहीं बोला जाता है। ना। तो ये साहब किसने दिया था? ये साहब का, सर का मतलब साहब होता है। साहब अक्षर किसने दिया था छोटू राम जी को? हाँ जी ये अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों को चाहे हम कितना भी बुरा समझते, पर अंग्रेज इंसान की कदर करते थे। इसमें कोई सही। बात नहीं। चलो ठीक है, जो भी उन्होंने किया अपने राज में, शासन में किया है। पर उन्होंने इनको ये छोटू राम सर, पहले सर का खिताब दिया जाता था। अच्छे जैसे अच्छे माइंड की कदर की, अच्छे माइंड की कदर की उन्होंने। कदर करते थे वो लोग की, इंसान की, चाहे वो मेहनती है। अभी भी हम अमेरिका में बैठे हैं, अभी हमें पता है सबको, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में, कि वहां जो हार्ड वर्कर है, जो जैसे कोई वो कंस्ट्रक्शन का वर्क करता है, काम करता है, या कोई जैसे गार्बेज उठाने वाला काम करता है, उनको इतनी इतनी अच्छी पे की जाती है कि सबसे अच्छी उनकी पे, जैसे डॉक्टर की $20-25 पर एक घंटे की होती, ऐसे उनको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं कि ये हार्ड वर्कर है, ये बहुत मेहनती आदमी है। अब देखो तो भाई साहब, सर छोटू इसीलिए राम, हाँ हाँ जी, एक मिनट मैं आपकी बात रोकता हूँ। इसीलिए देखो हाँ जी, यहाँ हाँ पे जी, और हमारे देश में फर्क क्यों है? क्योंकि वहां पे हम जो कूड़ा उठाते हैं, यहाँ पे कूड़े उठाने वाले को तनख्वाह भी ज्यादा देते हैं और हाँ उसको जी, इज्जत भी देते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, वहां पे हाँ जो जी, कूड़ा उठाते हैं उनको भंगी कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको छोटे नाम से पुकारा जाता है, उनको छोटी मतलब एक बहुत छोटी पोजीशन दी जाती है कि हाँ जी। इनका सुबह सुबह दर्शन। लोग मतलब बहुत उल्टा सोचते हैं, वहां की हाँ सोच ही हाँ अलग है। हाँ, मतलब छोटी सोच है लोगों की वहां पे। अब यहाँ कभी किसी को ऐसी सोच से या उसके ऐसे नाम से नहीं बुलाया जाता है। तो सर इसी करके उनको अंग्रेज लोगों ने नाम से एक टाइटल दिया था सर का, कि ये हमारे साहब हैं। और ऐसे ही नहीं कि वो अनपढ़ भी नहीं थे। आपने भी जिक्र किया था और मैडम ने भी बहुत अच्छा जिक्र किया उनका। वो जैसे मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में। सर छोटू राम जी, आप जी ने बताया कि 1881 में, जिस टाइम ये देश की वंड नहीं हुई थी, देश को बांटा नहीं गया था, उस टाइम, उससे बाद पाकिस्तान बना है, तो उस टाइम वो पूरे भारत में और पूरे पंजाब के एक रोहतक के गांव सांपला, जैसे आपने बताया, तो उनका छोटा, मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम का जरूर ध्यान रखना है। छोटा नाम जैसे उनका रिछपाल था, तो उनको छोटू इसी करके कहते हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया था। अगर कोई पहले बच्चा पैदा होता है उसको जेठा कहते हैं।
ये मेरा जेठा बेटा है, ये सबसे क्या मेरी छोटा जेठी बेटी है। तो ये सबसे छोटे थे, इस करके सारे घर के बहन भाई भी और माँ बाप भी इसको छोटू ही बुलाते थे। ऐसी स्कूल में लिखवा दिया, तो छोटू राम का मतलब ये उनका कोई नाम नहीं था, ये तो एक चलो ये कि जैसे स्कूल में लिखवा दिया आगे वैसे ही चलता आया। तो कहने का मतलब, और ये इतने पढ़े लिखे थे कि सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से बीए की इन्होंने, और कॉलेज लाहौर की पढ़ाई, कानून का जो पढ़ाई की इन्होंने कानून की, वो लाहौर से पढ़ी है। वकालत उससे बाद फिर उन्होंने ऐसे 1911 में लॉ करने से बाद में आगरा और रोहतक में उन्होंने ड्यूटी की है, काम की सेवा निभाई है। तो कहने का मतलब उन्होंने की ऐसे लॉ बनाए, जैसे अभी अभी कर्जा देते हैं किसान को, जिसको कृषि कार्ड कह लो या लोन कह लो, कुछ भी कह सकते हो, उस कर्जा देते हैं किसान को, तो उस पे हम वो ब्याज भी देता है और उससे बाद सूद भी उसको वापस करना पड़ता है। तो सर छोटू राम जी ने एक कानून बनाया था कि जिस टाइम आप उसकी हर महीने की किस्त दे देते हो, तो ब्याज के समय ब्याज के रूप में देते हो, जब वो उतना ब्याज हो जाता है जितना सूद था, उससे बाद आपका वो कर्जा माफ हो जाता था। आपने भी शायद पढ़ा होगा इसके बारे में। सो कहने का मतलब, अगर कोई भी इंसान अच्छा काम करता है, उसके ज्यादा रहती दुनिया तक उसकी भलाई, उसकी अच्छाई गाई जाती है, और उसका जन्मदिन आज हम इसी करके मना रहे हैं। चाहे हमने उनको देखा नहीं, किसी ने भी नहीं हमारे में से उनको देखा है, पर आज उनका, क्योंकि जैसे किसी दरख्त को हमने नहीं देखा है, अगर उसका हम फल खाते हैं, हमारे मन में एकदम क्या आता है कि अभी ये इसका पेड़, इसका दरख्त कितना अच्छा होगा जिसका फल इतना मीठा है। तो कहने का मतलब, सर छोटू राम जी को ऐसे ही नहीं सर का दर्जा और खिताब मिला था, उनको इसी करके दर्जा मिला था। और अभी भी हिंदुस्तान में तो चलो इतनी मैं नहीं कह सकता हूँ कि अब इतने कानून की पालना की जाती है। यहाँ पे आप देख लो, कोई एम्बुलेंस आती है, क्योंकि वो किसी के भले के लिए, उसको पहले रास्ता दिया जाता है। हिंदुस्तान में तो वो कितना इशारे से बजाते रहे, उसको लोग अपनी अड़ में खड़े रहते हैं, उसको रास्ता नहीं दिया जाता है। कई समय लोग है वो प्राण करे, क्योंकि उसको इस करके रास्ता दिया जा रहा है कि वो किसी के भले के लिए भाग रहा है वो। और इसी करके एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो भी किसी के लिए भाग रही है, किसी की आग बुझाने के लिए भाग रही है, इस करके सबसे पहले उसको रास्ता दिया जाता है। तो इन लोगों को इसी करके दबाया गया कि अभी ये इतिहास हमारे सामने आया ही नहीं। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर इन लोगों की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए थी, ताकि आज जागृति, आज से पहले ये जागृति आ जाती कि हम भी ऐसे इंसान भी दुनिया में हुए हैं। तो कहने का मतलब है, सर छोटू राम जी का जन्मदिन मनाने का मतलब है कि उनके गुण हमारे में आए। जन्मदिन मनाने का मतलब ये होता है कि उनमें से कुछ थोड़े भी गुण आज हमारे आ जाए, तो हम जो पहले जागना, आज लेट जागे उससे पहले जाग जाते हैं। अगर स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया गया है जो हमारे किसी काम की चीज नहीं थी। जिन्होंने पब्लिक का पैसा इकट्ठा कर करके बड़े बड़े किले तो बना दिए, जिन किलों के ऊपर आज झगड़े पैदा हो रहे हैं। अगर यही उन गरीबों में पैसा लगता तो आज हिंदुस्तान गरीब ना होता, माफ करना। बिल्कुल। चाहे ठीक है, सोने की चिड़िया थी, पर सोने की चिड़िया होते हुए भी आज क्यों गरीबी है? सोने की चिड़िया तो थी, पर वो कुछ लोगों के पंजे में फंस गई। अब गरीब आदमी फिर गरीब है, अमीर उतना अमीर है उसको पता ही नहीं है कहाँ कितना पैसा उनके पास में। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी कौम जागती है या कोई इंसान जागता है, वो पूरे परिवार के लिए जागता है। मेरे को एक भीमराव जी की एक दिन में पढ़ रहा था हिस्ट्री के, जिस टाइम उनकी लंदन में मीटिंग हो रही थी, तो उस टाइम उनको सारे लोग, जितने भी नेता लोग थे, वो सारे सो रहे थे। तो ये बाबा साहब सारी रात ऐसे चक्कर लगाते रहे उस हॉल में। तो जिसकी भी आंख खुलती थी वो देख रहे थे, बाबा साहब क्यों चक्कर लगा रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम, कोई शरीर प्रॉब्लम है क्या है? तो पूछने लगे, बाबा साहब आपको नींद नहीं आ रही है, आप क्यों नहीं सो रहे, क्या बात है? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि जिस कौम के जनता सोई हुई हो तो उसके लीडर को जागना पड़ता है। अगर मैं भी सो जाऊं तो मेरे जनता का क्या बनेगा? इस करके मेरे को नींद नहीं आती जब तक मैं अपने हक ना दिला दूं अपनी जनता को। जी, बहुत अच्छी विचार भाई साहब जी। फिर आते हैं आपके पास में। हाँ जी भाई अवतार सिंह जी, हीरा साहब। हाँ जी महाराज जी। हाँ जी, आप जानना पाइए कोई किसानों के ऊपर।
बस जानना तो ही आ बहुत कुछ कुछ अपने इस तरह करो, ਜਿਹੜਾ कुछ ਬੋਲਿਆ कुछ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੋ ਰੰਗ ਕੋਈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਬਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰ ਮਨੂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹੀ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਵੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਿਓ ਬਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਐਤਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਢਾਡੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੂ ਠੀਕ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, जी ਉਹ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਹਾਂਜੀ ਮੋਤੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਜੀ। हाँ जी, जैसे अभी भाई साहब ने कह रही है ना, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई जी, मतलब ये जेडे कानून है मतलब रद्द होने चाहिए जी। ठीक है ना, बस ठीक है जी। खालसा डरण जी लोगों ने खुल के बोले, ये जेड़ा चैनल है अपना ही चैनल है। हाँ मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा आपके पास तो आपके। हाँ जी सिमी जी, हाँ जी, कहते मुसलमानों के रहबर ए आजम और हिंदुओं के दीन बंधु, जिनकी वजह से बने किसानों के हित में कानून, वो छोटू राम सर के लिए एक कुछ लफ्ज है, तो आप कुछ जानना पाइए इसमें। हाँ जी बिल्कुल। एक चीज ये होती है कि जो भी लोग होते हैं ना, जैसे छोटू राम जी जैसे क्रांतिकारी लोग, ये हमेशा अपनी लड़ाई जो है एक संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं और अपने विचारों के द्वारा दूसरों को प्रभावित करते हैं। ये लोग कभी भी कोई हथियार नहीं उठाते, इनके विचार ही इनका हथियार होते हैं। तो उनके विचारों को जो जिंदा रखना है ना, वो उनको सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देनी होती है। बिल्कुल उनके विचारों पर चलना, उनके विचारों का आदर करना, अपने जीवन में उनके विचारों को अपनाना। हमारे भारत की ये बदकिस्मती रही है कि हम लोग विचारों को अपनाते नहीं हैं, पढ़ते हैं, रटते हैं। अपनाना जो है वो बहुत दूर रह जाता है। वो चाहे हम लोग किसी भी धर्म की बात करें, और सबसे आज जो इंडिया में, भारत में जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो आज हम लोगों ने बाबा साहब के संविधान को पढ़ा नहीं, उसको देखा नहीं, उसको उसकी रक्षा नहीं की। आज संविधान बदलने की बातें चल रही हैं, जो हमारे हक हैं। अब देखिए, ये सारे हक जो हैं संविधान में सुरक्षित थे, लेकिन हम लोगों को ने कभी संविधान को टच ही नहीं किया।
और वो लोग जो भी चाहे उसमें करते रहे। अब जो छोटू राम जी के भी सारे विचार अगर आप शुरू से एंड तक देखो तो उनकी लड़ाई एक छोटे इंसान से लेकर, छोटे इंसान का मतलब जो गरीब है, जो कामा है, उससे लेकर जैसे जैसे आप ऊपर वाले दर्जे पर जाते हो, समानता की लड़ाई रही है। उस किसान की लड़ाई रही है। उनकी लड़ाई ये नहीं थी कि किसान को आप मतलब एक गुलाम बना के रख लो, या फिर उसको बहुत बड़ा उद्योगपति बना दो, या फिर एक उद्योगपति को इतनी पावर दे दो कि वो पैसा कमाए और देश में जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो। उनकी लड़ाई ये थी कि हर जो बंदा है, छोटे वर्ग से लेकर ऊंचे वर्ग तक, जो बंदा काम कर रहा है उसको उसकी मेहनत मिलनी चाहिए। उसकी मेहनत उसको, वो उसका हकदार है, उस पे कोई गुलामी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो बार बार एक शब्द आता है हिंदुस्तान। मुझे हिंदुस्तानी शब्द, मुझे लगता है कि हम लोगों को भारत शब्द जो है वो यूज करना चाहिए। संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नहीं लिखा गया, हमारे संविधान में सही है मैडम, वेरी गुड। क्योंकि भारत जो है वो भारत हम लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें सभी धर्मों का धर्मनिरपेक्ष भारत है। ये किसी एक, जो हिंदुस्तान शब्द है वो मतलब संविधान में कहीं भी नहीं है। हिंदुस्तान हिंदू को रिप्रेजेंट करे या ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा भारत है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि फर्स्ट एंड लास्ट वी आर इंडियन। सो पहले शुरू से अगर बात शुरू करो या अंत करो, हम लोग सभी भारतीय हैं, इंडियन हैं। तो ये जाते पाते यही हमारे आज दुखों का कारण है। अब देखिए अब तक कितने आंदोलन हुए। कभी वो अगर स्टूडेंट्स का आंदोलन होता है या एनआरसी पे होता है, SC/ST एक्ट का होता है, तो वो क्या है कि हम लोगों को ये लगता है कि ये इनकी चीज है, ये एक वर्ग की है, उसमें हमें। लेकिन एक किसानी आंदोलन ने एक ऐसा हमारे देश में ऐसा बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव लाया कि हर बंदे को, मुझे दूर बैठकर ही, कनाडा में बैठकर ही इतनी खुशी होती है कि मेरे लोग एक हैं, मेरे भारतीय जो हैं वो एक हैं। वहां पे पंजाब बैठा है, हरियाणा बैठा है, राजस्थान बैठा है, और सभी अपने अपने धर्मों को बांटते हैं और वहां पे सभी सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन बात वही है कि उनके विचारों को, छोटू राम जी के विचारों को अपनाना, जिंदगी में अपनाना। और जब भी कुछ गलत हुआ वो उन्होंने आवाज उठाई। वो चाहे जब वो हॉस्टल गए, चाहे वो जब छोटे कामों के साथ कुछ भी हुआ, या फिर जब किसानों ने, छोटे जो मजदूर थे उनकी पूरी वो क्या कहते हैं दिहाड़ी नहीं दी, तब भी उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने हर व्यक्ति के, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ अपमानजनक चीजें हो रही हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाई। तो ये विचार उनके हमारे पूरी मानवता को एक बहुत बड़ी देन है, और इन विचारों पर हमें हमेशा चलना चाहिए। हम आपके पास दोबारा आते हैं। हमारे पास साथ जुड़े हैं नए मेहमान भाई मनदीप सिंह जी कालामाजू से। हाँ जी सर। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह सभी श्रोताओं को। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चौधरी छोटू राम जी के बारे में आज विचार जो हो रहा है वो, क्योंकि जो हमारी जमीनों के जो लैंड रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में उनका बहुत बड़ा हिंदुस्तान के इतिहास में योगदान है। आज उनकी बात हो रही है, और इसी मुद्दे से संबंधित जो है वो किसानी आंदोलन जो है वो भी भारत की धरती पर हो रहा है। और कहने का बात यह है कि जो हमें हक दिवाता है ना, जो हमें बराबरी का एहसास दिवाता है, जो हक दिवाता है, वो सभी के लिए प्यारा होता है। और उन्होंने ऐसा किया है, और आज हम उनका नाम ले रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में अपने विचार भी रख रहे हैं। और कहने की बात यह है कि यदि उनके रिफॉर्म्स आज तक लागू हुए होते, शायद ये आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती। हम नाम ले रहे हैं उनके बारे में, उनके बड़े बड़े स्मारक बना दिए, उनकी मूर्तियां बना दी, चाहे वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना दी, उनकी बात तो माननी नहीं है, उनकी मूर्ति बना दी। अम्बेडकर जी की भी बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी है, मगर उसकी विचार को नहीं अपनाया। जो बड़े बड़े हमारे लोग, हमारी शख्सियतें हुई हैं, उनकी विचारधारा को अपनाना चाहिए था। मगर हमारे जो ये मूर्ति पूजक जो देश बना दिया है इन लोगों ने, इन्होंने हर एक चीज की मूर्ति बना के उन्होंने इसको एक शोकेस में बंद कर दिया, उनकी विचारधाराओं को। मगर उसको पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करना, जैसे बहन जी ने अभी कहा है,
और ऐसी बात है कि यदि हम इम्प्लीमेंटेशन की होती, हमने उनके विचारों को लिया होता, तो शायद आज हम लोग ज्यादा जागरूक हुए होते। अब ये इस आंदोलन का इतना असर है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे उनको इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है, मगर फिर भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का भाव ये है कि वो इंसानियत के नाते, ये नहीं है ये लोगों ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि ये हमारे देश को बांटने की बात कर रहे हैं, जैसे वो कल एक्टिविस्ट को उनको गिरफ्तार किया है, छोटे छोटे बच्चों पर केस डाले जा रहे हैं। ये एक हताशा की गवर्नमेंट की निशानी है। जितने ये इसको लटकाएंगे, ये जो है ये उनके लिए, गवर्नमेंट के लिए उतना ही घातक सिद्ध होगा। सिर्फ मूर्तियां बनाने से, स्मारक बनाने से जो है वो मकसद हल नहीं हो जाता, जितनी देर तक हम उनके विचारों को अपनाते नहीं है। ये बहुत जरूरी है और काफी ज्यादा विचार चर्चाएं इस प्रोग्राम से पहले बहुत भी अच्छी हुई है। विचार आप जो आपने विचार धन्यवाद। रखी है मूर्ति वाली, आपके पास दोबारा आते हैं। हमारे पास नए मेहमान जुड़े हैं, ए गौतम कुमार जी। हाँ जी सर जी, आप बोलिए। हाँ जी सर जी, पहले तो आपको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आपका बहुत धन्यवाद है जी। हाँ, तो मेरा एक सवाल था। थोड़े दिनों तो पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, वो किसी और देश की थी, लेकिन सिख बंदा सी, और उसके हाथ विच संविधान की कॉपी थी, और साड़ा जरा तिरंगा सी वो उसका अपमान कर रही थी, और ये संविधान किसी दे काम का नहीं है, तो असि इन्हों नहीं मानते। वो एक वीडियो देखी। फिर अपने पंजाब के जो बहुत बुजुर्ग लीडर सी सिमरनजीत सिंह मान साहब, जो बामसेफ के पामन मेश्राम जी है, उनके साथ मैंने उनको देखा। एक प्रोग्राम था फेसबुक में, वो मैंने देखा। तो उनका एक वीडियो मैंने देखा था अभी थोड़े दिनों को पहले। तो वो भी ऐसे बोल रहे थे कि तिरंगा जो है उसमें एक ऊपर का रंग है जो केसरी, वो हिंदुत्व का है, बीच में जो है सफेद वो जैनियों का है, नीचे जो है हरा रंग है वो मुस्लिमों का है, और बीच में जो चक्र है वो बौद्धों का है। तो इसके सिखों का क्या है, तो कि हम के तिरंगा को क्यों माने, और संविधान को सब कुछ बोल रहे थे कि हम क्यों माने। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है ना संविधान का, तो उसमें तो सबके लिए फंडामेंटल राइट्स है, और स्पेशली सिखों के लिए तो आर्टिकल 25B में तो सिख एक वखरा धर्म है, और कहने के कृपाण पा सकते हैं, तो कृपाण की उसको कैरी कर सकते हैं, वो सब लिखा हुआ है। तो ये सब ऐसे सुना तो मुझे थोड़ा, जब से किसान आंदोलन चल रहा है ना, मैं शुरू से लेके अभी तक फेसबुक में दिख रहा हूँ, सब मतलब सिखों के प्रति इतनी रिस्पेक्ट है कि मन में मेरे भी आता है कि मैं भी सिख बन जाऊं। सिखों की जो गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी, थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ ना, तो अच्छा लगता है। फिर ऐसे थोड़ा देखता हूँ ना, तो फिर दिल दुखता है मेरा। तो उसके बारे में मुझे आप थोड़ा ये पूछना था। तो मैंने मेघराज सिंह सर को मैंने एक वीडियो भेजा था, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप यहाँ आके थोड़ा कुछ अपना पूछ सकते हो जो भी पूछ रहे हैं। हाँ जी, सिमी मैडम जी, प्लीज इनके बात का थोड़ा जवाब खुल के दीजिए। आप काफी जानकार हैं जी। देखिए, मैं एक बात हमेशा ये समझती हूँ कि जिसने भी बाबा साहेब को पढ़ा है वो उनके विरुद्ध जा ही नहीं सकता। और मतलब जिन्होंने भी बाबा साहेब को पढ़ लिया ना एक बार, उनके दिमाग के सारे खाने खुल जाते हैं। और सेकंड थिंग जो संविधान की है, संविधान एक हमारी वो पुस्तक है, आप कोई भी देखिए, बहुत सारे दुनिया में पीर, महापुरुष, पैगंबर आए और उन्होंने समाज सुधार के लिए पूरी कोशिश की। उन्होंने अपनी कुर्बानियां भी दी, अपने परिवारों की कुर्बानियां दी, है ना। तो एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है रिटर्न में कानून आना। जब तक कोई भी कानून रिटर्न में नहीं आता, हर देश का, ये सिर्फ इंडिया का नहीं, भारत का नहीं, हर देश में एक रिटर्न आपका कुछ ना कुछ होना जो कानून है वो। अब जैसे हमें किसानों को बोल रहे हैं कि चलो ठीक है MSP लागू कर दी, राइट। तो जब किसान ये बोलते हैं कि हमें लिख कर दो कि आप हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो देंगे, सरकार जो है हमसे वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी, जब तक वो लिखित नहीं है हमें वो नहीं है। इसी तरह जो संविधान है उसमें लिखित है कि हर धर्म को समानता का अधिकार है। हर धर्म जो है वो अपने हिसाब से, हर व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है और बिना किसी भेदभाव के। उसको ये नहीं है कि ये धर्म ऊंचा है या ये नीचा है। उसमें बाबा साहेब जी ने वो
वो पहले जो है वो सिख ही बनने गए थे। उनको सिख जो है वो धर्म इतना अच्छा लगा था, उनको लगा था कि सिख धर्म में जो है वो मतलब एक मानवता का संदेश है। लेकिन वही उस टाइम के, क्योंकि सभी हर जो व्यक्ति है वो बराबर नहीं होता, हर व्यक्ति के विचार अलग होते हैं, तो उस टाइम जो मौजूदा सिख थे उन्होंने उनके साथ वो एक जैसा व्यवहार नहीं किया, उनको अलग लाइन में बिठाया गया। तो उन्होंने फिर सोचा कि अगर यही चीज फिर मुझे उसी चीज का सामना करना पड़ा, तो तब उन्होंने सारे धर्मों को पढ़कर उनको लगा कि बौद्ध धर्म में जब आप बुद्धिस्ट बन जाते हो तो वो सिर्फ बुद्धिस्ट हो, उसमें आपको ये नहीं है कि ये फलाना बुद्धिस्ट है, ये जब बौद्ध हो तो बौद्ध हो। तो मेरे कहने का मतलब ये कि शिमी बहन जी, हाँ जी, शिमी बहन जी, मैं सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ एक मिनट, क्योंकि इसमें ही वो सिख नेता जो थे वो केवल उनकी गलती ये रही कि वो नेहरू जी के प्रभावित थे उस टाइम। बिल्कुल, या और नेहरू जी जात के ब्राह्मण थे। मैं पंडित नहीं कहूंगा उन लोगों को, पंडित उसको कहा जाता है जिसको अंदर से ज्ञान हो थोड़ा, उसको पंडित कहते हैं। तो वो जात के ब्राह्मण थे। उन्होंने ये देखा कि मास्टर तारा सिंह जी हैं वो भी ब्राह्मण थे और नेहरू जी ब्राह्मण थे। उन्होंने उस टाइम ये बोला अगर आप भीमराव अंबेडकर जो जिनके साथ, क्योंकि उनको ये पता लग गया इनके साथ में 7 करोड़ इस टाइम फॉलोवर इनके, तो उनको पता लग गया अगर 7 करोड़ आज सिख बन गए तो अब फिर हम इनको मुट्ठी भर सिख नहीं कह सकेंगे। तो उन्होंने मास्टर तारा सिंह के दिमाग में एक बात डाली कि आप भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, केवल फर्क आपने पगड़ी डाली, मैंने टोपी डाली है, और आप अगर इनके साथ में रोटी बेटी की साझ रख रहे हो, कल आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दोगे इनके लड़के को। तो उस टाइम मास्टर तारा सिंह को ये भड़काया गया कि अभी हम इनके साथ में रोटी बेटी की साझ नहीं कर सकते हैं। तो वो जिस टाइम अंबेडकर जी को मास्टर तारा सिंह जी ने जब जवाब दिया तो अंबेडकर जी कहने लगे अगर हमें फिर भी इन्होंने चमार कह के पुकारना तो हम क्यों सिख बनेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि उस टाइम भी इन पॉलिटिक्स लोगों ने ही हमारे उन लोगों को यूज किया सिखों को। बिल्कुल देखिए, हम लोग ही खुद ही जो है अपना विनाश करते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि विचारधारा की कमी है, विचारों को अपनाना जो है। अब जब हम ब्राह्मणवाद की बात करते हैं तो वो एक किसी इंसान की बात नहीं करते। अगर कोई सिख या कोई हिंदू अगर उसके दिमाग में ब्राह्मणवादी सोच है, मनुवादी सोच है, तो वो बाहर से पहरावा कोई भी हो वो हमारे लिए ब्राह्मण ही है। क्योंकि अगर आपकी सोच सिख जैसी नहीं है, अगर आप गुरुओं की वाणी पे विचार नहीं करते, उनके जैसे जीवन को अपनाते नहीं हैं, तो कोई फायदा नहीं है।